आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ या रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी कहानियाँ देखी या सुनी होगी जिसमें अक्सर कातिल कत्ल करने के बाद भी सबूतों और गवाहों के अभाव में कानून की नज़रों से बच निकलता है और जिसका कत्ल होता है उसकी फैमिली इंसाफ के लिए दर बदर भटकती रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। हमारी आज की कहानी भी इसी से मिलती जुलती है, जिसमें पुलिस की मेहनत और इन्वेस्टिगेशन की बदौलत कातिल का पता तो लगा लिया जाता है, लेकिन कई सबूतों और गवाहों के बावजूद भी कातिल को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। आखिर क्या थी इस बहुचर्चित कविता रैना केस की पूरी कहानी, जिसने इंदौर जैसे शांत शहर को भी अशांति की आग में जलाकर रख दिया था। लोगों में इस केस को लेकर इतना गुस्सा था कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ गया था। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर से। बात है साल 2015 की। इंदौर में एक फैमिली रहती थी, रैना फैमिली, जिसमें संजय रैना, उनकी पत्नी कविता रैना, उनके 2 बच्चे जिसमें एक लड़की और एक लड़का रहते थे। संजय रैना की मां भी उनके साथ ही रहती थी। संजय रैना एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, जिसके कारण घर में किसी भी चीज़ को लेकर कोई कमी नहीं थी। संजय रैना की बेटी, जिसका नाम यशस्वी था, वह स्कूल जाने लगी थी और अभी वह शायद केजी में ही पढ़ती थी, जिसको स्कूल से लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी उसकी माँ यानी कविता रैना पर होती थी। कविता रैना अक्सर घर के आसपास या बच्ची को स्कूल से लाते समय मोबाइल घर पर ही छोड़कर चली जाती थी और यही उसका डेली का रूटीन बना हुआ था। एक दिन 24 अगस्त 2015 को भी कविता अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए दोपहर में घर से निकलती है। वह अपनी स्कूटी से बस तक जाने के लिए जैसे ही निकली तो उसे याद आता है कि उसने अपनी एक साड़ी बुटीक को दी हुई है और आज उसे वहां से अपनी साड़ी लानी है। जैसा कि स्कूल बस आने में अभी कुछ समय बाकी था तो वह अपनी साड़ी लाने बुटीक पर चली जाती है। उधर स्कूल बस बच्ची को लेकर अपने स्टॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन कविता स्टॉप पर नहीं पहुंचती है। तभी पड़ोस की एक महिला जया, जो कविता की फैमिली को अच्छे से जानती है, वह कविता की बेटी यशस्वी को वहां अकेले देखती है और आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि कविता या कोई भी घरवाला बच्ची को लेने नहीं आया है, तो वह बच्ची को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। बेटी को जया के साथ आते देखकर कविता की सास थोड़ा परेशान होती है और कविता के बारे में पूछती है। तभी जया बताती है कि उसे बच्ची के पास कविता नहीं दिखी, तो वह बच्ची को घर ले आई। इसी दौरान कविता के पति संजय रैना, जो एरिया के सेल्स मैनेजर थे, वह भी दोपहर में घर आ जाते हैं, जो डेली रूटीन के मुताबिक ही अक्सर दोपहर में घर आते थे। बाकी घर वालों को देखकर उन्हें भी पता चलता है कि कविता घर नहीं आई है। संजय रैना तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन लगाते हैं तो उसका फ़ोन भी घर पर ही होता है। अब वे परेशान होते हैं और आसपास में जहाँ भी कविता जा सकती थी पूछताछ की जाती है, लेकिन कविता का कुछ पता नहीं चलता है। इस सब में 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं और कविता का अभी तक कुछ पता नहीं चलता है। उधर घरवाले भी घबरा जाते हैं। घरवालों द्वारा सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और सभी जानने वालों से कविता की पूछताछ करी जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अब अंत में थक हार कर संजय रैना कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहीं के पुलिस स्टेशन कन्याड़िया थाने में लिखवा देते हैं। अब जैसा कि कविता को गायब हुए अभी कुछ ही घंटे बीतते हैं तो पुलिस भी इस केस को इतना सीरियस नहीं लेती है और कार्यवाही करने का हवाला देती है। घरवाले बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और अपने स्तर पर खोजबीन जारी रखते हैं। इसी बीच पुलिस को इंदौर के देवास इलाके से एक महिला का शव बरामद होता है, जो जली हुई अवस्था में होता है। पुलिस शव को तुरंत ही इंदौर के MY हॉस्पिटल लाती है और उधर संजय रैना द्वारा कविता की मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को यह भी शक होता है कि कहीं ये लाश कविता की तो नहीं है। इसकी शिनाख्त के लिए पुलिस संजय रैना को बुलाती है और लाश की पहचान करने को कहती है। संजय बदहवास हालत में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक औरत की लाश वहां पर पूरी तरह जली अवस्था में रखी गई है।
लेकिन उस औरत के एक हाथ पर एक टैटू का निशान देखकर संजय रैना बहुत भावुक होकर जमीन पर बैठ जाते हैं और पुलिस को कहते हैं कि ये मेरी पत्नी कविता रैना ही है, क्योंकि कविता के हाथ पर भी टैटू का निशान था। उधर ये खबर जैसे ही बाकी सभी घर वालों को पहुंचती है तो पूरी फैमिली सदमे में पहुंच जाती है। ये लाश उसी दिन मिलती है जिस दिन कविता गायब हुई थी। सभी घर वाले और संजय रैना भी बॉडी की पहचान के बाद रोते बिलखते घर पहुंच जाते हैं। उधर पुलिस को भी एक केस सोल्व होने की पूरी संभावना हो जाती है। इसके बाद अगले दिन पुलिस संजय रैना को वापस दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाती है और वो लाश जो कविता की बताई जा रही थी उसके पास से जो सामान, ज्वेलरी, कपड़े आदि बरामद किए गए थे वो सब संजय रैना को दिखाती है। लेकिन जब संजय रैना इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो इस केस में एक अलग मोड़ आ जाता है। मतलब संजय रैना उस सामान को कविता का सामान मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद पुलिस संजय को वापस दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाती है और लाश पहचानने को कहती है। लेकिन इस बार संजय बोलते हैं कि ये उनकी पत्नी कविता नहीं है, क्योंकि कविता के हाथ पर राम के नाम का टैटू बना हुआ था। लेकिन इस औरत के हाथ पर जो टैटू था वो कुछ और आकार में था और ये वो टैटू नहीं है। इसके बाद पूरे घर वालों को आशा की एक किरण दिखाई देती है कि शायद कविता अभी ठीक है और कहीं चली गई होगी। अब इसके बाद पुलिस इस केस को गंभीरता से लेती है और तफ्तीश शुरू करती है। जैसा कि कविता 24 अगस्त को गायब हुई थी तो 24 और 25 अगस्त के दिन बीत जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। अब 26 अगस्त 2015 के दिन कविता के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक इमली चौराहा नाम की जगह पड़ती है। वही एक बड़ा सा नाला होता है। उस नाले में 2 बोरियों में एक लाश मिलती है। लाश को अलग अलग हिस्सों में काटकर बोरियों में भरा गया था। एक बोरी में लाश के 3 टुकड़े और दूसरी बोरी में भी लाश के 3 टुकड़े भरे गए थे। इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस उन बोरियों में भरे टुकड़ों को वापस MI हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टरों द्वारा टुकड़ों को जोड़ा जाता है। उधर पुलिस के पास अभी भी कविता केस में कोई लीड नहीं थी, तो इसी के चलते पुलिस एक बार फिर से संजय को शिनाख्त के लिए बुलाती है। संजय रैना बदहवास हालत में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और लाश देखते ही पहचान जाते हैं कि ये उनकी पत्नी कविता रैना की ही बॉडी है, क्योंकि कविता की बॉडी पर वही टैटू का निशान था जैसा संजय रैना ने पुलिस को बताया था और चेहरा भी पहचान में आ रहा था, जिससे संजय कविता को पहचान जाते हैं। और सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि परिवार के बाकी घरवाले और रिश्तेदार भी उसे पहचान लेते हैं कि ये कविता ही है। कविता के शरीर पर कोई भी ज्वेलरी नहीं मिलती है जो उसने उस दिन पहनी हुई थी। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद कविता के साथ पहले लूटपाट और फिर बाद में उसका कत्ल हुआ हो। इसी दौरान कविता के गायब होने की खबर इंदौर में फैलने लगी थी और इस खबर ने इसलिए भी अधिक तेज़ी दिखाई थी क्योंकि जैसा कि कविता 24 अगस्त को गायब हुई थी तो तुरंत ही 25 अगस्त को कविता के पति संजय ने 25,000 रुपयों का इनाम देने की घोषणा कर दी थी और 25,000 रुपयों की वे पर्चियां छपवाकर पूरे शहर में लगवा दी थी और अपनी पत्नी की फ़ोटो और फ़ोन नंबर के साथ उसका पता बताने वाले को 25,000 रुपयों की इनाम की राशि देने की घोषणा कर दी थी। इन्हीं सभी वजहों से पूरे इंदौर शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कविता रैना की लाश को बोरियों में भरकर नाले में फेंका गया है तो लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ता है और लोगों द्वारा सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। ये धरना प्रदर्शन उस समय अधिक बेकाबू हो जाता है जब कविता की अंतिम यात्रा के समय लोग उसके शव को सड़क पर रखकर नारेबाजी करने लगते हैं और सरकार और पुलिस पर दबाव बनाते हैं और कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करने लगते हैं। इस सब से पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ जाता है और पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने का आश्वासन देते हैं और इसी शर्त पर कविता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस की जांच तेज हो जाती है और पुलिस अपनी पूरी ताकत से इस केस में जुट जाती है। पुलिस द्वारा हर पहलू को खंगाला जाता है लेकिन पुलिस के पास कुछ भी सुराग नहीं होता है। पुलिस इस केस में हर उस इंसान से पूछताछ करती है जो कविता को जानता था, जैसे उसके रिश्तेदार, घरवाले, पड़ोसी या उसके दोस्त, लेकिन फिर भी कहीं से कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है। अब जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि कई केसों में कातिल कोई घरवाला ही होता है, तो पुलिस इस केस को भी इसी एंगल से देखना शुरू करती है।
पुलिस द्वारा संजय और उसकी मां यानी कविता की सास से पूछताछ करी जाती है और उनसे कई तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। संजय और उसकी मां को पुलिस अनऑफिशियल तरीके से बिना किसी गिरफ्तारी और सबूतों के पूरा दिन पुलिस चौकी में बिठा कर रखती है और उनसे पूछताछ करती है। धीरे धीरे ये खबर मीडिया में पहुंच जाती है और मीडिया द्वारा क्वेश्चन मार्क के साथ परिवार पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कुछ दिनों में पुलिस और मीडिया की बदौलत लोगों द्वारा मान लिया जाता है कि कविता की हत्या में परिवार का ही हाथ है। अब इन सब से परेशान होकर एक दिन संजय रैना अपने दोनों बच्चों और मां को लेकर डीआईजी के ऑफिस पहुंच जाते हैं और पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी और सही इन्वेस्टिगेशन ना करने के बारे में बताते हैं और अपनी पत्नी कविता के कातिल का पता लगाने की गुहार लगाते हैं। इस सब से इलाके के लोगों की हमदर्दी कविता के परिवार के साथ हो जाती है और उधर पुलिस भी अपनी गलती मानते हुए इस केस में पूरी तरह से जुट जाती है और ये केस अब तक का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन केस बन जाता है। पूरे इलाके की पुलिस को कह दिया जाता है कि जब तक इस केस को सॉल्व नहीं किया जाता या इंदौर में कोई और बड़ा अपराध नहीं हो जाता तब तक पूरी पुलिस फोर्स इस केस पर ही काम करेगी और पूरे शहर की पुलिस को एक कत्ल की जांच में लगा दिया जाता है। पूरी पुलिस फोर्स को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, यानी हर टीम का अपना अलग दायरा सेट कर दिया जाता है, जिसमें पहली टीम थी टेलीकॉम सर्विलांस टीम, जिसका काम था मोबाइल डिटेल्स, कॉल लोकेशन ये सब पता लगाना। दूसरी टीम थी फोरेंसिक टीम, जिसका काम था लाश की डिटेलिंग करना, यानी निशान, उंगलियों के निशान, शरीर पर किस चीज़ से वार आदि का पता लगाना। तीसरी टीम थी रिक्रिएशन टीम, जिसका काम था पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करना। और चौथी टीम थी पूरे केस की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, यानी जितनी भी इस केस से जुड़ी इंफॉर्मेशन थी उस सब को इकट्ठा करके एनालाइज करना और लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाली। इस तरह से पूरी पुलिस फोर्स को 4 महत्वपूर्ण भागों में बांट दिया जाता है और इसी के साथ अब इस केस की जांच सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो जाती है। इस सब के बीच जिस इलाके से कविता गायब हुई थी उसी इलाके की एक पार्किंग से कविता की एक्टिवा स्कूटी पुलिस को मिलती है। पुलिस को उसकी स्कूटी का ऐसे पब्लिक पार्किंग में पार्क किया जाना भी कुछ अजीब लगता है। उधर पुलिस की जो टेलीकॉम सर्विलांस टीम थी वो भी 24 तारीख की, जिस दिन कविता अपनी बेटी को लेने जिस बस स्टॉप पर गई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज पता लगाने में लग जाती है और 24 अगस्त को, यानी जिस दिन कविता की गुमशुदगी हुई, उस दिन की दोपहर से लेकर शाम तक उस एरिया के जितने भी एक्टिव फ़ोन नंबर थे उन सभी की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि उस दिन उस एरिया में पूरे 5 लाख कॉल किए गए थे। पुलिस उन सभी फ़ोन नंबरों की जांच शुरू करती है, लेकिन ये काम पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। पुलिस की पूरी टीम कई दिनों तक उनकी जांच करने में लगी रहती है। आखिर में 5 लाख कॉल में से 1000 कॉल को टाइम के अनुसार सस्पेक्टेड कॉल की लिस्ट में रखा जाता है और इन 1000 कॉल को भी पूरी बारीकी से खंगाला जाता है, लेकिन आखिर तक पहुंचते पहुंचते पुलिस के हाथ फिर से खाली ही रहते हैं। अब उधर पुलिस की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाली टीम थी, जो इस केस की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को तैयार कर रही थी, उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है। टीम संजय रैना और कविता रैना से पिछले 10 सालों से जुड़े लोगों से पूछताछ करने का फैसला लेती है, जिसमें कविता और संजय रैना के दोस्तों, पड़ोसियों, सभी रिश्तेदारों, दूध वाले, किराना वाले, बाजार, सब्जी वाले, सिलाई वाले आदि जितने भी मिलने वाले होते हैं उन सभी से पूछताछ की जाती है और उन सभी लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो पता चलता है कि कविता पिछले 10 सालों में 177 लोगों से मिली थी। अब पुलिस उन 177 लोगों में से एक एक कर पूछताछ करती है और ये भी पता करती है कि उन 177 लोगों में से कौन कविता से आखिर बार कब मिला था, लेकिन इससे भी पुलिस को कोई फायदा नहीं होता है। उधर पार्किंग में मिली कविता की स्कूटी की भी जांच की जाती है कि स्कूटी पिछले कुछ दिनों में कितनी दूरी तक चली है। इस केस ने पुलिस को पूरी तरह से घुमाकर रख दिया था और अब पुलिस शक के आधार पर लोगों को उठाकर पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान पुलिस एक महेश नाम के एक व्यक्ति को उठाकर पूछताछ करना शुरू करती है और महेश से लगभग 22 दिनों तक पूछताछ करती है। घरवालों के बाद महेश दूसरा वह शख्स था जिससे पुलिस ने इतनी लंबी पूछताछ की थी। दरअसल महेश की इंदौर में एक साड़ी की दुकान थी और इस दुकान से पहले वह एक
वीडियो लाइब्रेरी चलाता था और ये साड़ी की दुकान उसने कुछ दिनों पहले ही खोली थी और कविता के गायब होने के कुछ दिन बाद ही बंद कर दी थी। पुलिस को इस महेश पर इसलिए भी शक होता है कि कविता जिस दिन गायब हुई थी उस दिन इस महेश की दुकान पर ही अपनी साड़ी लेने गई थी। अब पुलिस महेश को सस्पेक्ट मानकर तहकीकात शुरू करती है और उसके आसपास के लोगों से भी उसके बारे में पूछताछ करती है। तो पुलिस को एक अजीब बात पता चलती है कि महेश की साड़ी की दुकान के सामने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और महेश उस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर 24 तारीख की सीसीटीवी फुटेज चेक करने गया था। ये बात जानकर पुलिस थोड़ी हैरान होती है और उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पहुंच जाती है। उस फुटेज में उस दिन महेश दुकान से बाहर जाता है और कुछ समय बाद वापस भी आ जाता है, लेकिन कविता दिखाई नहीं देती है। फिर पुलिस को जो कविता की स्कूटी पार्किंग में खड़ी मिली थी, पुलिस उसकी जानकारी लेने पार्किंग पहुंचती है और वहां काम करने वाले व्यक्ति से एक्टिवा के बारे में पूछताछ करती है और उस व्यक्ति को महेश की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। पार्किंग की देखभाल करने वाला शख्स महेश को देखते ही पहचान जाता है और बोलता है कि हाँ, इसी ने ये स्कूटी यहाँ पर पार्क की थी। जब पुलिस द्वारा पूछा जाता है कि तुम्हें इतने लोगों में से इस व्यक्ति का चेहरा कैसे याद है, तो कर्मचारी बताता है कि दरअसल उसकी उस दिन उस व्यक्ति महेश से स्कूटी के लॉक को लेकर बहस हुई थी। कर्मचारी ने महेश से स्कूटी को बिना लॉक किए पार्क करने को कहा था, लेकिन महेश ने उसकी बात नहीं सुनी और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई थी और इसीलिए वह महेश का चेहरा अच्छे से पहचानता था। इन सभी सबूतों के आधार पर ही पुलिस महेश से 22 दिनों तक कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है और पुलिस महेश को छोड़ देती है और पुलिस की जांच लगातार चलती रहती है और काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक पुलिस महेश को उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश को कातिल करार दे देती है और पुलिस द्वारा जो कहानी बताई जाती है वो हैरान करने वाली होती है। वे बताते हैं कि इंदौर में महेश की पत्नी एक बुटीक चलाती थी और कविता उस बुटीक की रेगुलर कस्टमर थी और वो अक्सर वहीं से कपड़े खरीदती थी और यही वजह थी कि कविता और महेश की पत्नी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। फिर एक दिन जब महेश वहीं पर एक साड़ी की दुकान खोलता है तो वह कविता को अपनी दुकान से साड़ी लेने को कहता है और कविता एक साड़ी लेकर उसी दुकान पर फॉल लगाने को दे देती है। फिर 24 अगस्त को जब कविता साड़ी लेने जाती है तो महेश किसी कारीगर के पास साड़ी होने की बात कहकर कविता को उसके पास ले जाने के बहाने कविता को एक मकान में ले जाता है और वहां जाकर उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है। कविता द्वारा इसका विरोध किए जाने पर महेश उस पर वार करता है और कविता बेहोश होकर वही जमीन पर गिर जाती है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। जब महेश कविता को जमीन पर मृत अवस्था में देखता है तो वह डर जाता है और किसी धारदार हथियार से उसके शरीर के 6 टुकड़े कर देता है। इसके बाद उन टुकड़ों को वो अलग अलग बोरियों में भरकर रात के सन्नाटे में एक नाले में फेंक देता है। ये पूरी कहानी पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई जाती है। उधर इस खुलासे के बाद कविता के घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि कविता को आखिरकार इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन क्या पुलिस द्वारा बताई गई इस कहानी पर कोर्ट को विश्वास हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल था जो सामने आने वाला था। अब इस केस की सुनवाई कोर्ट में चलती है और लंबे समय तक ये मामला कोर्ट में चलने के बाद भी कोई ऐसा गवाह या सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है जिससे कोर्ट में ये साबित हो पाए कि हत्या महेश ने ही की है। और अंत में साल 2018 में महेश को कोई ठोस सबूत न होने पर अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है। हालांकि इस केस को आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और अभी तक कविता की फैमिली कविता के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। तो दोस्तों, कविता रैना के इस केस से ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि आज भी हमारे देश में न जाने कितने ऐसे केस हैं जो फाइलों में दबे पड़े हैं और दम तोड़ रहे हैं और आज भी न जाने कितनी ऐसी फैमिली है जो अपनों के लिए इंसाफ मांग रही है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी में ऐसी बहुत सी बातें थी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी और अपनी सुरक्षा के प्रति सवाल खड़ा करेगी। तो कहानी से जुड़े किसी भी फैक्ट के लिए कमेंट जरूर करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाए रखें और अपना ख्याल रखें।